बच्चों, रफ्तार एक ऐसा बैच है जहां पर हम पढ़ते हैं रफ्तार से और क्वेश्चन फोड़ते हैं बड़े प्यार से। और बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार, जो डेडिकेशन, जिस सीरियसनेस के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसके बेसिकली बच्चों 3 स्टेट्स होते तो 5 है, लेकिन हम 3 की बात करते हैं, है ना। बोथ साइंस एंड कंडेंसेट और प्लाज्मा की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी अभी काफी साल पीछे है। लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स जो यूनिट है लिक्विड की, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एज इट इज कवर हो जाता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत लंबे गैप के बाद एक बार दोबारा से आपसे जुड़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैं हूं आपका ऋतिक सर। बैच है रफ्तार और चैप्टर हम शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, रफ्तार एक ऐसा बैच है जहां पर हम पढ़ते हैं रफ्तार से और क्वेश्चन फोड़ते हैं बड़े प्यार से। बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस बैच का फायदा उठा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार, जो डेडिकेशन, जिस सीरियसनेस के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, कुछ चेंजेस हुए हैं इन दिनों में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेंट वालों ने मेरे नाप की जैकेट सिल दी है ना। तो अब जैकेट पहन के पढ़ा रहे हैं। पहले टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे थे, अब टेंट वालों के पास से जैकेट आ गई है तो जैकेट पहन के पढ़ा रहे हैं, है ना। और हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़े बाल उग गए हैं, है ना। जो छोटे छोटे थे पहले वो थोड़े से उग गए हैं, बड़े हो गए, तो हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन क्या नहीं बदला है? नहीं बदला है पढ़ाने का तरीका, नहीं बदला है बातों को करने का तरीका, नहीं बदला है स्टाइल, नहीं बदले हैं बाबू भैया और नहीं बदले हैं राजू। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों रफ्तार नीट के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर या प्यार से गैसियस स्टेट। आज क्या करने वाले हैं? आज इंट्रोडक्शन ऑफ गैस करने वाले हैं, वेरिएबल्स ऑफ गैस करने वाले, ठीक है ना। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर जो होता है उसके बेसिकली बच्चों 3 स्टेट्स होते तो 5 है, लेकिन हम 3 की बात करते हैं, है ना। बोथ साइंस एंड कंडेंसेट और प्लाज्मा की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी काफी साल पीछे है। तो एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होती है गैसेस, ठीक है। सॉलिड स्टेट के ऊपर एक चैप्टर, पूरा सॉलिड स्टेट का लेक्चर, मतलब पूरा एक चैप्टर 12th क्लास के सिलेबस में है, तो वहां आपको मिलने वाला है ये, है ना। 12th के सिलेबस में आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर मिलने वाला है जहां पर आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, लेकिन लिक्विड स्टेट जो चैप्टर, लिक्विड स्टेट जो पोर्शन है, ये फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर हो जाता है। लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स जो यूनिट है लिक्विड की, उसके अंदर ये पूरा का पूरा एज इट इज कवर हो जाता है। तो बचा गैस। तो ये चैप्टर बेसिकली गैसेस के ऊपर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम रिएक्शंस के अंदर गैसेस पार्टिसिपेट करती हैं। केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं, गैसेस पार्टिसिपेट इन दोज रिएक्शंस, एंड ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ गैसेस, जो मेजर स्टेट हमें पढ़नी है, जो मेजर कहानी हमें पढ़नी है, वो गैसियस स्टेट है, ठीक है ना बच्चों। और तो इसलिए स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, इस चैप्टर को हम लोग प्यार से बेटा गैसियस स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसियस स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के राकेश रोशन है। खुद इतने सुपरहिट नहीं है, लेकिन उनकी औलाद ऋतिक रोशन बहुत सुपरहिट है ना। गैसियस स्टेट भी उसमें से एक चैप्टर है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन राकेश रोशन नंबर 1 था, ये राकेश रोशन नंबर 2 है। ये खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो औलाद है थर्मोडायनेमिक्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा, है ना, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। तो बच्चों, गैसेस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर की बात हम लोग बच्चों करने लगे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में? हमें गैसियस स्टेट के बारे में बात करनी है, और क्या होती है गैस की बातें, क्या होती है गैस का परिचय, कैसे बनती है गैस, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं गैस की, और कैसे गैस को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या ली जाती है, वो सारी की सारी बातें आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज अ गैस, है ना। व्हाट इज अ गैस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ गैस? गैस, ठीक है ना।
एक ऐसे ग्रुप बोलूं या क्लस्टर बोलूं, एक ऐसे क्लस्टर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग गैस कहते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज ये वाली पाई जाएं, विच हैज, एक ऐसा क्लस्टर जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाएं, नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप ना हो, कोई फिक्स वॉल्यूम ना हो, कोई फिक्स्ड शेप ना हो और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ना हो। तो नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जहां छोड़ दिया जाए वैसे ही का वैसे ही शेप वो घेर ले, है ना, जहां छोड़ दिया जाए वैसे का वैसे ही शेप वो घेर ले, कोई फिक्स शेप ना हो, कोई फिक्स वॉल्यूम ना हो। मॉलिक्यूल्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हों एक दूसरे से, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो वो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो, है ना। यहां पर मॉलिक्यूल्स की जगह सही वर्ड होगा पार्टिकल्स, क्योंकि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे से बहुत दूर होने चाहिए और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी? कैसे पता लगता है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है? आपने परफ्यूम लगाया, आप किसी जगह पर गए, किसी पार्टी में गए, क्लास में आपने, या क्लास में ही गए, परफ्यूम लगा के बैठे हुए हैं, तो आपके परफ्यूम की जो खुशबू है ना वो आपके आसपास सारे बच्चों को आ जाएगी। इसका मतलब जो परफ्यूम से गैस के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, दे हैव वेरी हाई व्हाट, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वो फटाफट चल के सबकी नाक के पास तक पहुंच गए। ऐसे ही अगर आपने मूली के पराठे खाए हैं तो मूली के पराठे खाने पर, मूली के पराठे खाने के बाद और अगर आपने गलती से लस्सी भी पी रखी है तो आप करेंगे विस्फोट, है ना। और अगर वो विस्फोट न्यूक्लियर नेचर के होंगे तो पूरी क्लास को पता लग जाएगा, जहां पर आप बैठे हैं वहां सबको पता लग जाएगा कि आज आप मूली के पराठे खा के आए हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स होते हैं वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। नेग्लिजिबल इंटरैक्शन, नेग्लिजिबल इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन लगता है ना रिपल्शन लगता है, कोई मोह माया नहीं होती, ठीक है ना किसी के आने की खुशी ना किसी के जाने का गम, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं, ठीक है। और टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस एंड मेक homogeneous मिक्सचर। गैस एक इकलौती ऐसी फेज ऑफ मैटर होती है जिसको जहां छोड़ा जाता है, जिस जगह पर छोड़ा जाता है, पहली बात तो पूरी जगह घेर लेती है। जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है गैस उस अवेलेबल स्पेस को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करती है। यही वजह होती है कि जिस कमरे में तुम बैठे होते हो उस कमरे में हमेशा हवा रहती है, उस कमरे में हमेशा क्या रहती है, हवा रहती है। ऐसा नहीं होता कि कमरे के केवल एक कोने पर हवा है और बाकी कोने पर हवा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि तुम यहां बैठे हो और दूसरे कोने पर हवा है तो तुम्हें उठ के दूसरे कोने पर जाना पड़ रहा है कि भाई हाँ मैं सांस ले लूं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस एंड मेक होमोजेनस मिक्सचर। गैसेस हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बनाती हैं। होमोजेनस मिक्सचर मतलब, होमोजेनस मिक्सचर मतलब जिस मिक्सचर की कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी हो, हर जगह एक जैसी हो, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर, जो कि एक गैस का मिक्सचर है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर, जो कि एक गैस का मिक्सचर है। और सिंस एयर इज अ गैस मिक्सचर, इस गैस मिक्सचर के जो मेजर कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। बाकी सारी गैसेस तो छोटे छोटे परसेंटेज में होती है, मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों कंपोनेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं? बोलो ना, ये क्या होते हैं? ये हर जगह यूनिवर्सली होमोजेनियसली मौजूद रहते हैं, यूनिफॉर्मली मौजूद रहते हैं।
इसलिए ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे कमरे में जो हवा है उसमें एक हिस्सा नाइट्रोजन का है, एक हिस्सा ऑक्सीजन का है ना। नाइट्रोजन भी हर जगह है, ऑक्सीजन भी हर जगह है। इसलिए तुम जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, जहां लेट के देख रहे हो, वहां आराम से सांस ले पा रहे हो, क्योंकि नाइट्रोजन भी हर जगह है, ऑक्सीजन भी हर जगह है। समझ गए मेरी बात को? तो गैसेस के अंदर टेंडेंसी होती है होमोजेनस मिक्सचर बनाने की। ऐसे ही गैसेस इकलौती ऐसी फेज ऑफ मैटर होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस हैव एबिलिटी टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी। घर पे पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, धुआं ऊपर की तरफ भागता है क्योंकि गैसियस नेचर का है। अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, धुआं ऊपर की तरफ भागता है क्योंकि धुआं गैसियस इन नेचर है। तो गैसेस आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच कैन मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है ना, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव आ सकती हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? तो एबिलिटी टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी एंड गैसेस को किसी भी तरीके के फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कोई फर्क नहीं, कोई किसी तरह का फोर्स से पिक्चर में आते ही नहीं है। ये भाई साहब गैसेस जो है ना, ये बिल्कुल ही एकदम बेशरम टाइप की हैं। ना इन्हें ग्रेविटी से फर्क पड़ता, ना इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से फर्क पड़ता, ना इन्हें मैग्नेटिज्म से फर्क पड़ता, किसी भी चीज से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो गैसेस होती हैं ये आराम से ग्रेविटी के अगेंस्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आराम से भाग जाती हैं, ठीक है। समझ गए? अच्छा जी, अब देखिए अल्टीमेट जो कहानी है ना गैसेस की, जो अल्टीमेट स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी है ना, वो सारी की सारी कहानी है इंटरैक्शन के ऊपर, ठीक है ना। वो सारी की सारी कहानी किसके ऊपर है? इंटरैक्शन के ऊपर। और इंटरैक्शन ही वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं वो अलग अलग हम क्लासिफाई कर लेते हैं। भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक जो अंतर होता है, सबसे बेसिक अंतर होता है, बाकी सारे पॉइंट्स तो जो है से हैं ही, लेकिन जो बेसिक अंतर है बेटा, दैट बेसिक डिफरेंस लाइज इन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन। द बेसिक डिफरेंस लाइज बिटवीन फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। इस बर्तन में सॉलिड है, तो अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे ना, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, जिन अट्रैक्शन फोर्सेस से ये एकदम से बंधे हुए होंगे और इस वजह से दे विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस। ऐसी पिक्चर होगी। तो अगर आप इस बर्तन में सॉलिड रख देंगे, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम में रहेंगे, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल। तो ये हो गया सॉलिड। लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन तो होगा लेकिन पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो इसलिए लिबर्टी होगी मोशन करने की। लिक्विड के अंदर क्या होगा? अट्रैक्शन तो होगा लेकिन पार्टिकल्स के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा होगी। दूरी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा बंधे हुए नहीं होंगे, बंधे हुए होंगे लेकिन इतना टाइटली नहीं बंधे होंगे जितना सॉलिड के अंदर बंधे होंगे। इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स जो है डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ये पिक्चर हुई लिक्विड की। गैसेस के बीच में बॉन्डेज वाला फोर्स होता ही नहीं है। गैसेस के बीच में बॉन्डेज वाला फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एकदम खुले होते हैं और आवाराओं की तरह पूरे बर्तन में भटकते हैं। जैसे आप इन्हें किसी वेसल में कंटेन करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स फटाफट पूरा का पूरा वेसल घेर लेते हैं, लाइक दिस। इनकी टेंडेंसी होती है पूरे के पूरे वेसल को ऑक्यूपाई कर लेना। व्हाई? बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स, देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस के अंदर ये टेंडेंसी होती है, चाहे तुम 100 ग्राम गैस किसी कमरे में डाल दो वो भी पूरे का पूरा कमरा घेर लेगी, चाहे 100 किलो गैस डाल दो वो भी पूरे का पूरा कमरा घेर लेगी। तो गैसेस के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि गैसेस जो होती हैं वो पूरे के पूरे अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। क्यों कर पाती हैं ऐसा? क्योंकि गैसेस के अंदर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को बांधने वाला कोई नहीं होता। तो सॉलिड के अंदर जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बड़े स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जहां बहुत स्ट्रांग होते हैं, गैसेस के अंदर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स
बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना, ये बहुत ही कम होते हैं। क्लियर है? लगभग नेग्लिजिबल ही होते हैं, खत्म ही होती है इनकी कहानी। ठीक है, तो इसलिए गैस जो होती है वो गैस होती है वेरी हाई इंटरैक्शन, मीडियोकर इंटरैक्शन, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन। हाई अट्रैक्शन, ठीक ठाक अट्रैक्शन, कोई इंटरैक्शन नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। तो सॉलिड के अंदर होते हैं हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाई अट्रैक्शन। जबकि गैसेस के अंदर क्या होता है आपको पता ही है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब जो चीज आती है आज के लेक्चर में, वो आती है वेरिएबल्स ऑफ अ गैस। वेरिएबल्स ऑफ अ गैस। क्या मतलब है वेरिएबल्स ऑफ अ गैस? इस टर्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वेरिएबल ऑफ अ गैस? वेरिएबल ऑफ अ गैस बोलते हैं इसे पैरामीटर्स ऑफ अ गैस भी बोलते हैं। इसे हम पैरामीटर्स ऑफ अ गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना? हमारे पास कुछ क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं जॉब के लिए जाना है ना? सपोज टीचिंग की जॉब के लिए जाना है, मुझे टीचर बनना है, तो पैरामीटर क्या होंगे? मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने कहां कहां पढ़ाया है, ये मेरा पैरामीटर्स है ना? मुझे मॉडल बनने जाना है तो मेरी हाइट क्या है, मेरी बॉडी का बिल्ड किस टाइप का है ना? मेरी बॉडी कैसी है, मैं दिखने में कैसा हूं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, है ना? बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो इसी तरीके से अगर मुझे गैस के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, मुझे तुम्हें गैस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है, या गैस के बारे में तुम्हें मुझे कुछ भी बताना है कि एक सिलेंडर में गैस भरी है, एक सिलेंडर में कोई गैस भरी है, अब वो गैस कोई सी भी हो सकती है, लेकिन वो गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है। ठीक है ना? इस सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है। अब अगर इस सिलेंडर में बेटा कोई गैस भरी हुई है, अगर इस सिलेंडर में कोई क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है, तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे इस गैस के, क्या क्या चीजें होंगी जिसकी इंफॉर्मेशन अगर मेरे को मिल जाए तो मुझे पता लग जाएगा, गैस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। क्या क्या वो चीजें होंगी? वो चीजें होंगी, पहला आपको मुझे जानकारी देनी पड़ेगी इस सिलेंडर में गैस के कितने मोल भरे हुए हैं, सिलेंडर में गैस के कितने मोल भरे हुए हैं, मोल्स ऑफ गैस n। दूसरा, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम गैस ने घेर रखा है। ठीक है। तीसरा, गैस का प्रेशर क्या है, किस प्रेशर पे गैस को फिल किया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैस का टेम्परेचर क्या है, गैस का टेम्परेचर क्या है। तो ये चार आइटम है, मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, जो कि गैस के पैरामीटर्स कहलाते हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक सिलेंडर में गैस भरी है और मुझे पता है कि सिलेंडर में 1 मोल गैस है, वॉल्यूम 10 लीटर है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मेरे को पूरा पूरा इंफॉर्मेशन इस गैस का पता है। ये चार आइटम अगर मेरे को पता होंगे, ये चार आइटम अगर मेरे को पता होंगे, तो मेरे को गैस की पूरी पूरी जानकारी होगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हो गया ना? इन चारों का एक सेट, इन चारों का एक सेट, मान लो किसी समय पर गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, गैस के मोल N1 है, टेम्परेचर T1 है, इन चारों का एक सेट, जब इन चारों की जानकारी का एक सेट, ये कहलाता है स्टेट ऑफ गैस, ये कहलाता है स्टेट ऑफ गैस। ठीक है। जैसे PVNT का एक सेट जो है वो क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ गैस कहलाता है।
तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का एक सेट स्टेट ऑफ गैस कहता है, इसलिए इसे हम स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं गैस का। प्रेशर का जैसे मतलब गैस की कोई स्टेट है जिसमें 1 मोल गैस का वॉल्यूम 20 लीटर है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली गैस की एक स्टेट को डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है? गैस की एक स्टेट को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? समझ गए हैं? चलिए, मतलब फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जांपल भी ले लिया ना, 1 मोल 10 लीटर, 2 एटमॉस्फेरिक 25 डिग्री, ये एक स्टेट है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इन पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मोल्स ऑफ गैस है ना, मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल क्या होते हैं? गैस के मोल क्या करते हैं? गैस के मोल टेल अस अबाउट। क्वांटिटी ऑफ गैस, ठीक है ना। मोल्स अगर आपको पता है तो आपको पता है कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस अंदर पड़ी हुई है, बर्तन में पड़ी हुई है, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। मोल्स ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं मेरे पास? मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है, पेन बदल लें यार, थोड़ा सफेद सफेद ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ा रंगीन करना शुरू करें इसे। मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, या फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 इन लीटर, ठीक है ना। ये भाई साहब 3 फॉर्मूले मोल के लगते हैं। इन तीनों में से जो पहले वाले दोनों फॉर्मूले हैं ये यूनिवर्सल हैं, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए लग जाते हैं और कभी भी लग जाते हैं, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए लग जाते हैं और कभी भी लग जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों का यूज नहीं कर सकते, यूज आप किसी का भी कर सकते हैं। गैसेस के लिए स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला भी केवल एसटीपी पर वर्क करता है, हर जगह वर्क नहीं करता। दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एट एसटीपी ओनली, नॉट एवरीवेयर, ठीक है ना। तो केवल गैसेस के लिए काम करता है, और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जिसके बारे में आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया होगा, मोल कॉन्सेप्ट में बताया होगा। एक बार ब्रशअप करा देता हूं, अगर नहीं बताया है तो आपको ब्रशअप करा देता हूं। टी बराबर होता है एसटीपी का 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। इस सेट को हम लोग कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो मोल ऑफ गैस तो आपको बताता है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट आओ, टेम्परेचर ऑफ गैस। व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ गैस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ गैस। गैस कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, या कोई भी चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको ठंड लगती है, कांपते हैं हम लोग। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम गाना गाते हैं, कौन सा? हाय गर्मी, है ना। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ गैस को हम लोग बच्चों टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, सभी जानते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है। 3 स्केल होते हैं, जिसमें से हम लोग यूज कौन सा करते हैं? हमें यूज करना होता है केल्विन स्केल, हमेशा, ऑलवेज,
हमेशा हमें यूज करना होता है कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। वी ऑलवेज कीप टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। और केल्विन के लिए हमारे पास रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है ना? T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का तरीका। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का तरीका। और अगर कहीं टेम्परेचर मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, तो फ़ारेनहाइट के बीच में और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 इसको ऐसे लिख दो यार, 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये रिलेशन, ठीक है? ये रिलेशन होता है। ओके, तो ये टेम्परेचर होता है। हालांकि हम अपने चैप्टर में, हम अपने स्ट्रक्चर में, अपनी कहानी में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखेंगे। केमिस्ट्री में देयर आर वेरी 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 फ्यू फॉर्मूलाज जहां पर टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। फ़ारेनहाइट में तो हम रखते ही नहीं है। फ़ारेनहाइट तो एक ऐसी यूनिट है जिसको यूज ही नहीं करते। फ़ारेनहाइट का बेसिक यूज थर्मोमीटरी में होता है। जो थर्मोमीटर नापते ना, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए, वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो फ़ारेनहाइट का प्रयोग हम लोग केवल बच्चों थर्मोमीटरी में करते हैं। अदरवाइज थर्मोमीटर के अलावा फ़ारेनहाइट इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज यूनिट। कॉमनली वी यूज डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, और केमिस्ट्री में तो केवल केल्विन, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है जी? वॉल्यूम ऑफ गैस जनरली क्या होता है, जो गैस हम भरते हैं कंटेनर के अंदर, क्योंकि गैस के अंदर टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, है ना? गैस के अंदर टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। इसलिए हम बोलते हैं कि जब किसी गैस को किसी कंटेनर में लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जब किसी गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन क्या ये बात हमेशा ही सत्य है? क्या ये बात हमेशा सत्य है? चेक करते हैं सत्य है कि नहीं है। चेक करते हैं बात हमेशा सत्य है कि नहीं सत्य। कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, इसमें मैंने गैस छोड़ दी, ठीक है? कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, इसमें गैस छोड़ दी। इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस? वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 10 लीटर्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। अब यही सेम कंटेनर है, कंटेनर में मैंने क्या किया, मैंने 2 लीटर लिक्विड भर दिया। क्या किया कंटेनर में? 2 लीटर लिक्विड भर दिया, और ऊपर के इलाके में क्या कर दिया? ऊपर के इलाके में गैस छोड़ दी। मतलब कोई गैस का कंटेनर खोल दिया। गैस छोड़ दी मतलब, हाँ, मैंने मूली के पराठे नहीं खाए सर, आपने गैस छोड़ दी, ठीक है ना? अब गैस का वॉल्यूम कितना होगा? गैस लिक्विड फाड़ के तो अंदर जाएगी नहीं, 8 लीटर। तो यहां तो बात अपनी फेल हो गई, यहां तो अपनी बात फेल हो गई। मैंने तो लिखा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन अब तो गैस का वॉल्यूम कितना है? केवल 8 लीटर ही है। तो यहां पर एक वर्ड और आएगा, दैट वर्ड इज अवेलेबल। जिस इलाके में कोई नहीं होगा, या फिर थोड़ा ढंग से लिख दो इसे,
जिस इलाके में कोई नहीं होगा, समझ रहे हो, जिस इलाके में कोई नहीं होगा उस इलाके में गैस जाके भरेगी। ठीक है, कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक, एक बात। दूसरी बात, गैस इकलौती ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, गैस इकलौती ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है, गैस इकलौती ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर घमंड नहीं होता। क्या मतलब है सर इस बात का कि घमंड नहीं होता? देखो, मान लो तुम्हारे पास ये दो ट्यूब्स हैं, दो तुम्हारे पास फ्लास्क हैं ये, ठीक है ना, मान लो ये दो फ्लास्क हैं तुम्हारे पास, और इन फ्लास्क को तुमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये दो फ्लास्क हैं जिन्हें तुमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले फ्लास्क में तुम एक गैस भरते हो, इस वाले फ्लास्क में तुम्हें क्या भरते हो? गैस भरते हो, जिसका वॉल्यूम 10 लीटर होता है। इस वाले फ्लास्क में तुम्हें गैस भरते हो जिसका वॉल्यूम 10 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्टॉप कॉक लगाते हैं, इसका वॉल्यूम भी कंटेनर का 10 लीटर है, इसका वॉल्यूम भी कंटेनर कितना है? 10 लीटर ही है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी 10 लीटर है। सवाल मेरा यहां पर यह पैदा होता है कि जो 10 लीटर का वॉल्यूम है, अगर मैं स्टॉप कॉक को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस स्टॉप कॉक को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। आफ्टर रिमूविंग द स्टॉप कॉक, अगर मैं स्टॉप कॉक को रिमूव कर दूं, मतलब इसे खोल दूं, अभी ये क्या है? वाल्व लगा हुआ है, इसे मैंने खोल दिया। अभी अगर ये लिक्विड होता या सॉलिड होता तो इसे यहां पर गिरने के लिए क्या करना पड़ता? तो मैं इसे झुकाना पड़ता ऐसे, तब लिक्विड इधर से इधर गिरता। मतलब इसको अगर लिक्विड चाहिए तो इसको इसके सामने झुकना पड़ता। सॉलिड भी क्या होता? सॉलिड अगर यहां भरा होता, यहां लाना होता, तो तुम्हें इसे झुकाना पड़ता, इसे झुकना पड़ता, तब सॉलिड इसमें गिरता, कृपा करता है इस पे, क्योंकि सॉलिड के अंदर घमंड है। सॉलिड के अंदर क्या है? घमंड है। लिक्विड के अंदर भाई साहब किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। लिक्विड सॉरी गैस के अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। गैस इज कंप्लीटली घमंड फ्री। गैस इज कंप्लीटली व्हाट? गैस इज कंप्लीटली घमंड फ्री, ठीक है ना। गैस इज कंप्लीटली व्हाट? गैस इज घमंड फ्री। तो जैसे ही तुम स्टॉप कॉक निकालोगे, आफ्टर रिमूविंग द स्टॉप कॉक, गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? जैसे तुम स्टॉप कॉक खोलोगे तो गैस फटाफट से इधर भी आ जाएगी कूद के। गैस जो होगी वो फटाफट से इधर भी आ जाएगी कूद के, ठीक है ना। और इधर भी आ गई कूद के गैस, तो वी फाइनल क्या हो गया? वी फाइनल हो गया 20 लीटर। इसके लिए इसको झुकना नहीं पड़ा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ा, गैस ने बिना किसी घमंड के इसको सेट कर लिया। एक बात। दूसरी बात, गैसेस के अंदर टेंडेंसी होती है होमोजेनस मिक्सचर बनाने की। इस बात को मैथमेटिकली ऐसे समझ लो, गैसेस के अंदर टेंडेंसी होती है होमोजेनस मिक्सचर बनाने की। इस बात को मैथमेटिकली ऐसे समझ लो, है ना, कि गैसेस जो भी होती हैं वो सारी की सारा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये हमने देखा कि जहां भी अवेलेबल वॉल्यूम मिलेगा गैस को, जहां भी खाली इलाका मिलेगा, गैस फटाफट उस खाली इलाके को घेर के बैठ जाएगी। गैस फटाफट उस खाली इलाके को घेर के बैठ जाएगी। और गैस को मिक्स करने के लिए बस तुम्हें खाली जगह देनी है। जैसे ही गैस को कहीं खाली जगह दिखेगी, गैस फटाफट से निकल के बाहर आएगी और पूरे इलाके में बैठ जाएगी। सेंट की बोतल में, परफ्यूम की बोतल में गैस होती है, आपने परफ्यूम छिड़का तो पूरे कमरे को घेर लेगा। वो जो परफ्यूम है क्या करेगा? पूरे कमरे को घेर लेगा, ठीक है ना। अब आओ यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे। यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वॉल्यूम की मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसलिए मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो,
1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर और या फिर 1000 मिलीमीटर। ये 1 मीटर में होते हैं। ये तुम्हें मीटर में बताना है। किसमें बताना है? मीटर में। ये तो कहानी तुम्हें मीटर में दी हुई है। हमें किसका रिलेशन निकालना है? हमें निकालना है मीटर क्यूब का। हमें किसका निकालना है? मीटर क्यूब का। तो एक काम करो, इस पूरे रिलेशन का होल क्यूब कर दो। जब पूरे का होल क्यूब करोगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब, 10 की पावर 1 का क्यूब 10 टू द पावर 3 डीएम क्यूब, 10 टू द पावर 2 है, पावर चले क्यूब 6 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब कि 10 टू द पावर 3 है, एमएम क्यूब। ठीक है, इस तरह से। तो ये लीजिए भाई साहब, ये एक रिलेशन आ गया जो कि मीटर क्यूब के साथ सबको रिलेट करता है, कॉमन यूनिट को रिलेट करता है। कॉमन यूनिट जो होती है इसकी, जो हम लोग यूज करते हैं, जो कर रहे हैं यूज, वो होती है लीटर। जो कॉमन यूनिट होती है वो होती है लीटर। तो लीटर जो होता है वो होता है कैपिटल एल से दिखाते हैं, लीटर। ठीक है, अब लीटर को रिलेशन में लाना है, लीटर को रिलेशन में लाना है। तो लीटर को रिलेशन में लाने के लिए क्या तरीके होते हैं? हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ध्यान से देखना। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml या फिर 10 टू द पावर 3 ml। सही है? क्लियर है? सही है। चलो इधर से देखना, 10 टू द पावर 3 डीएम क्यूब, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, काट दो, 3 रहेगी पावर। 1 डीएम क्यूब बराबर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है? उठा के यहां रख दो। 1 डीएम क्यूब बराबर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर 10 टू द पावर 3 ml। कर दो डिवाइड, क्या मिलेगा? 1 डीएम क्यूब और 1 लीटर बराबर है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? 1000 से 1000 कट गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। एक रिलेशन ये आ गया, 2 रिलेशन है ये। अब इन दोनों रिलेशन को आपस में मर्ज करूंगा मैं। कैसे मर्ज करूंगा? देखो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 डीएम क्यूब, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। यही तो होता है। डीएम क्यूब की जगह लिख दो, डीएम क्यूब की जगह लिख दो लीटर, 1000 लीटर। इसकी जगह लिख दो एमएल, एमएम क्यूब को छोड़ दो उसी की जगह पर। तो ये रिलेशन आ गया लीटर और मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। 1 मीटर क्यूब में कितना है? 1000 लीटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, अगर मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, जिस क्यूब की ऊंचाई, लंबाई, सत्यानाश इसका, एक क्यूब है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 1 मीटर है इच, मतलब ये भी 1 मीटर है। The length is 1 meter, width is 1 meter and the height is also 1 meter। तो अगर ये 1 मीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। इसके अंदर अगर मैं गैस भरूंगा ना तो 1000 लीटर गैस इसके अंदर भर जाएगी। इसमें अगर मैं कोई गैस भरूंगा तो 1000 लीटर गैस इसके अंदर समा जाएगी। ये है मतलब, समझ गए?
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के क्यूब में 1000 लीटर गैस आप लोग कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 1000 लीटर कंटेन कर सकते हैं। हमारे यहां केमिस्ट्री में आप जो यूनिट यूज करेंगे वॉल्यूम की, वो मेजरली लीटर यूज करेंगे। तो जो मेजर यूनिट आप लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द केमिस्ट्री वो लीटर यूज करेंगे। केवल एक आधा चैप्टर ऐसा है वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th क्लास में थोड़ा बहुत मीटर क्यूब का यूज आता है ना। और सेंटीमीटर क्यूब का यूज तो केवल डराने के लिए आता है, ये वो आपको सेंटीमीटर क्यूब दे देगा। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, केवल डराने के लिए बोलेगा द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 सीसी। तो 100 सीसी का मतलब 100 ml, 100 सीसी का मतलब 100 ml, समझ गए? तो सीसी का मतलब सिंपली ये होता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सीसी देख के डर गए कि ये क्या चीज आ गई, ml की बात कर रहा है। है ना बच्चों? चलो बच्चों बढ़े आगे। प्रेशर, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि प्रेशर होता क्या है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? पहले तो ये समझ लो प्रेशर होता क्या चीज है। प्रेशर क्या होता है? गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, ड्यू टू विच दे कोलाइड within themselves and with vessel, with walls of vessel। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, देखो दो तरह के लोग होते हैं चलने वाले। एक तो होते हैं जब होश में चलते हैं तो सीधे सीधे चलते हैं, एक लाइन में चलते चले जा रहे हैं, होश में चल रहे हैं, है ना। फिर दूसरे होते हैं नशेड़ी, शराबी, इन्होंने पी रखी शराब। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये होते हैं शराबी। तो शराबी होने की वजह से ये करते हैं रैंडम मोशन। अब लिमिटेड स्पेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, तो ये करेंगे रैंडम मोशन, है ना। क्या करेंगे बच्चों? ये करेंगे रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि रैंडम मोशन के दौरान ही, जब भाई रैंडम भाग रहे हैं, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो इनकी एक तो आपस में टक्कर होती है, आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, और साथ ही साथ ये टकराते हैं वेसल की दीवारों से। जिस बर्तन में रखे हैं उस बर्तन की दीवारों पर भी टक्कर मारते हैं। साथ ही साथ ये जिस भी बर्तन पे रखे हैं उस बर्तन की दीवारों पर भी टक्कर मारते हैं, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है भाई, इस तरीके से टक्कर मारते हैं। फोर्स applied by gas molecules on walls of vessel is called pressure। थ्योरेटिकली क्या होता है प्रेशर? कि गैस का मॉलिक्यूल जब दीवार पे टक्कर मारेगा तो दीवार पे टक्कर मारते समय जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, भाई कोई चीज जगह जगह टकराएगी तो वो कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी ना। भाई ये मॉलिक्यूल जाके जब वॉल पे टकराएगा तो वॉल पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वेट एवर फोर्स दिस मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, वो फोर्स जो गैस अप्लाई करती है। मैथमेटिकली प्रेशर क्या होता है? मैथमेटिकली प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड बाय
गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई फोर्स अप्लाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो मैथमेटिकली प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? मैथमेटिकली व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी प्रेशर गैस पर यूनिट एरिया लगाएगी, जो भी फोर्स गैस का मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया लगाएगा, उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है। हालांकि ये भी डिटेल में आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी इसमें मेजरली फिजिक्स में ही आते हैं, लेकिन हल्का सा हमारे सिलेबस में इसका इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हमारे सिलेबस में भी है, थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हमारे सिलेबस में भी डाला हुआ है नीट वालों ने, एनटीए वालों ने। तो थोड़ी सी हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लॉ मैं आपको बताना चाहता हूं। इस लॉ का नाम है बच्चों पास्कल्स लॉ। आज फेल पास्कल, पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ इज प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, pressure at all points on same horizontal level is same। यहां पर सवाल दो पैदा होते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करूं मैं, तो जनरल लैंग्वेज में मतलब जनरल टर्म्स ऑफ लैंग्वेज में प्रेशर लगाता कौन है? प्रेशर लगाता कौन है? जैसे तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, तो तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर है ना, तुम्हारे पर पढ़ाई का प्रेशर है। कौन लगा रहा है? पढ़ाई लगा रही है। कौन लगा रहा है? पढ़ाई लगा रही है। हालांकि उससे हो कुछ नहीं रहा, लेकिन पढ़ाई तो लगा ही रही है ना प्रेशर। तुम्हारे ऊपर किसका प्रेशर है? तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है ना। ऐसे ही मान लो, तो प्रेशर बेसिकली कौन लगाता है? साइंटिफिकली प्रेशर कौन लगाता है? जैसे हम पे प्रेशर कौन लगा रहा है? हमारे ऊपर जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अभी मैं अपने सर के ऊपर, अभी मेरे सर के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हवा है वो लगा रही है। अब मैंने अपने सर के ऊपर अपना हाथ रख लिया, अब मेरे सर पे प्रेशर कौन लगा रहा है? हवा तो लगा ही रही है, मेरा हाथ भी लगा रहा है। दैट मीन्स किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर हर वो ऑब्जेक्ट लगाता है जो उससे ऊपर होता है, जो वर्टिकली उससे ऊपर होगा वो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर कौन लगाएगा? हर वो ऑब्जेक्ट प्रेशर लगाएगा जो वर्टिकली उसके ऊपर होगा, जो वर्टिकली क्या होगा? उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इस बात को ध्यान रखना कि प्रेशर कौन लगाता है? प्रेशर वो लगाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के वर्टिकली सीधा ऊपर होता है। ओके, अब देखो, फॉर एग्जांपल तुमने यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड में बहुत सारे लेवल होंगे, फ्लूइड में बहुत सारे लेवल होंगे, बहुत सारी हाइट होगी। तुम बॉटम से किसी एक हाइट एच पर चले गए, बॉटम से किसी एक हाइट एच पर चले गए। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे तुम कितने भी पॉइंट्स को मार्क कर लो, जितने चाहो उतने पॉइंट्स को मार्क कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब पर प्रेशर सेम होगा। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पर प्रेशर सेम होता है। एक लेवल पर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जिनकी हाइट रेफरेंस पॉइंट से सेम है, जिनकी हाइट रेफरेंस पॉइंट से क्या है? सेम है, इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट होंगे इन पर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी। ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत ज्यादा क्राउडिंग कर दी मैंने। मतलब अगर इस लेवल पे मैं 5 पॉइंट ले लूं, ए बी, 4 ही लेता हूं चलो, तो पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी। ये किसका लॉ है? ये है पास्कल्स लॉ, ये है पास्कल्स लॉ। एक लेवल पे होने चाहिए सारे पॉइंट। अगर सारे पॉइंट एक लेवल पे नहीं है तो प्रेशर बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट में ई यहां पर ले लूं, तो ई का प्रेशर इन चारों पॉइंट्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इनकी हाइट डिफरेंस है, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो डिफरेंट है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इसकी हाइट एच है,
और इसकी हाइट h डैश है, दैट इज वाई, समझ रहे मेरी बात को, दैट इज वाई ऐसा होएगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। इसका हम लोग यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, उस मशीन को पढ़ने में जिससे प्रेशर का करते हैं हम लोग मेजरमेंट। क्या नाम होता है उस मशीन का, क्या नाम होता है उस मशीन का, उस मशीन का नाम होता है बैरोमीटर। दो मशीनें यूज करते हैं हम लोग, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर की, बैरोमीटर में क्या होता है भाई साहब, ऐसा होता है बैरोमीटर। एक वेसल होता है, इस वेसल में एक ट्यूब डूबी हुई होती है। एक वेसल होता है, इस वेसल में एक ट्यूब डुबेली होती है। अब क्या हुआ, ये वेसल है, इसमें डूबी हुई है ट्यूब। मैंने क्या किया, इस वेसल में मरकरी भर दिया। क्या भर दिया, मरकरी भर दिया। अब जैसे ही मैं मरकरी भरूंगा, मैंने इस वेसल में क्या कर दिया, इस वेसल में भर दिया मरकरी। अब मरकरी भरते ही क्या हुआ, ये मरकरी इस ट्यूब में चढ़ता चला गया। ये मरकरी इस ट्यूब में चढ़ता चला गया, लाइक दिस। ये जो मरकरी था इस ट्यूब में चढ़ता चला गया, इसे बैरोमीटर कहते हैं। ये मरकरी कॉलम है, ये मरकरी का कॉलम है जिसकी हाइट h है, ऊपर यहां पर वैक्यूम है, ठीक है ना। ये बैरोमीटर है, ये कंस्ट्रक्शन होती है बैरोमीटर की। इसमें ट्यूब होती है, ऊपर h हाइट तक मरकरी का कॉलम चढ़ गया है। ऊपर h हाइट तक कौन चढ़ गया है, मरकरी चढ़ गया है। तो h हाइट पर मरकरी का ये कॉलम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मरकरी का कॉलम, ठीक है। ध्यान दो, मुझे सपोज इस वाले पॉइंट पर प्रेशर नापना, PABC, ठीक है। मुझे इस वाले पॉइंट पर प्रेशर नापना है, लेटस से मेरे को पॉइंट B पर प्रेशर नापना। ये है पॉइंट B। अरे थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। क्या गड़बड़ कर दी, जितनी हमने पुताई करके इसको खोला था ना, सब खुल गया। फिर से एक बार फिर से कर ले, 1 मिनट लगेगा बस। ये लो, अब ठीक है ना। अब गड़बड़ गड़बड़ नहीं होगा, अब गड़बड़ गड़बड़ नहीं होगा। तो देखो, वो एक्चुअली लेवल मैच करने के चक्कर में गड़बड़ 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 हो गया, गड़बड़ गड़बड़। ये देखो, ये देखो, ओके, हाँ जी। मेरा प्यार प्यार बच्चों, मेरा प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। मुझे इस पॉइंट बी पर प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट बी पर मैं चाहता हूं प्रेशर निकालना। कैसे निकालूं, हाउ डू आई मेजर द प्रेशर एट दिस। ध्यान दो, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ए और सी। ए और सी के ऊपर कौन है, ए के ऊपर और सी के ऊपर कौन है, हवा। हवा, हवा ही तो है, खुला हुआ है ना बर्तन। हवा कितना प्रेशर लगाती है, P एटमॉस्फेरिक लगाती है, जो कि जनरल सिचुएशन में कितना होता है, 1 ATM होता है। हाँ या ना, जनरल सिचुएशन में कितना होता है, 1 ATM होता है। हाँ कि ना, बोलो ना, बोलो 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 ना, होता है ना बेटे, बेटे बेटे, होता है ना 1 ATM, पक्की बात है ना बेटे। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों,
बाई पास्कल्स लॉ, अगर मैं पास्कल्स का लॉ लगा दूं तो बाई पास्कल्स लॉ पीए बराबर पीबी बराबर पीसी बराबर 1 ATM। 1 ATM होना चाहिए क्योंकि ए पर भी हवा है, सी के ऊपर भी हवा है, तो ये हवा जो होगी ये पी एटमॉस्फेरिक का लगाएगी जो कि 1 ATM के बराबर होगा। ये जो हवा है ये पी एटमॉस्फेरिक लगाएगी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ATM। एटीएम एक यूनिट होती है, अभी बताऊंगा आपको, कॉमन यूनिट होती है, सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट यही होती है 1 ATM। पीबी कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये जो ट्यूब है जिसमें कि ये भरा हुआ है सारा का सारा सौदा, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ए दे रखा है। इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ए, ठीक है ना। बी पर प्रेशर कौन लगा रहा है, बी पर प्रेशर ये कॉलम लगा रहा है। बी पर प्रेशर कौन लगा रहा है, बी के ऊपर हवा नहीं है, बी के ऊपर ये कॉलम है जो बी पर प्रेशर लगा रहा है, यही तो है। और ये प्रेशर कैसे लग रहा होगा, वट एवर फोर्स जो ये कॉलम बी पर लगा रहा होगा उसे मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। तो क्या फोर्स लगा रहा होगा, ये mg लगा रहा होगा, और कौन सा नया फोर्स लाएगा, mg बाई ए। m को मैं लिख देता हूं वॉल्यूम इंटू मरकरी की डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं। कॉलम मरकरी का है तो डेंसिटी मरकरी की ले ली हमने, g अपॉन ए। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, इस कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इंटू जी अपॉन एरिया। क्या किया मैंने, एरिया इंटू हाइट ऑफ मरकरी, या इसको एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन ए। यहां से प्रेशर आ गया निकल के रो जी एच, प्रेशर क्या निकल के आ गया, रो जी एच। तो प्रेशर अगर हमें निकालना हो किसी कॉलम की वजह से, प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ हाइट एच, प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ हाइट एच इज रो जी एच। एच हाइट का लिक्विड कॉलम अपने पास है, एच हाइट का लिक्विड कॉलम अपने पास है ना। एच हाइट का क्या है, लिक्विड कॉलम अपने पास है। तो इस लिक्विड कॉलम पर जो पीबी लग रहा है वो लग रहा है रो जी एच। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। ध्यान देना मेरे बच्चों, पीबी देखो अगर 1 एटमॉस्फेरिक हो, मरकरी की डेंसिटी को मैं पुट कर दूं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी की जो वैल्यू हम रखते हैं वो रख दें, तो यहां से बेटा 1 एटमॉस्फेरिक निकल आएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी अगर कहीं पर किसी ट्यूब में मरकरी 76 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है, किसी ट्यूब में मैंने देखा कि मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर की हाइट को देखते ही मेरे दिमाग में क्या हो जाएगा, मेरे दिमाग में तुरंत ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये जो कॉलम है इस कॉलम का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक है। यानी कहीं पर भी अगर मरकरी, कहीं पर भी अगर मरकरी, कहीं पर भी अगर मरकरी, कहीं पर भी अगर मरकरी कितना भरा हुआ, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भरा हुआ है, 760 एमएमएचजी भरा हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक है। वो कितना है प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक है। अब ध्यान देना बेटे, मेरी बात पर ध्यान देना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इसको ध्यान से समझना। यहां तक समझ में आ गया कि अगर ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी, या फिर 760 mm होगी अगर ये कॉलम मरकरी का है तो, अगर ये कॉलम मरकरी का है तो ऐसा होगा। सही है, एक बात। दूसरी बात, 76 सेंटीमीटर का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक,
तो यूनिटरी मेथड से 38 सेंटीमीटर का मतलब आधा एटमॉस्फेरिक, 152 सेंटीमीटर का मतलब 2 एटमॉस्फेरिक, 100 सेंटीमीटर का मतलब 100/77। यानी इस रिलेशन का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं क्या, प्रेशर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, किसी भी हाइट के लिए। तो नोट, एक फॉर्मूला बनाते हैं, प्रेशर इन एटीएम बराबर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अपॉन, भाई जितने को भी एटमॉस्फेरिक को बदलना हो उस हाइट को सीधे 76 से डिवाइड कर देना है। यही तो किया मैंने। 38 को बदलना था, क्या किया? 38/76। 152 के लिए 152/76, 100 के लिए 100/76। यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। या फिर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन mm अपॉन 760। अगर मुझे प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेरिक में, एंड इफ आई नो द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, इफ आई नो द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, सेंटीमीटर में पता है तो मैं इससे कन्वर्ट कर लूंगा, इससे कन्वर्ट कर लूंगा, इससे mm में पता है तो इससे कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, सवाल ये पैदा होता है सर मरकरी तो फिर महंगा आता है। सवाल ये पैदा होता है मरकरी तो फिर महंगा आता है, हाँ या ना? सवाल ये पैदा होता है कि मरकरी सर फिर महंगा आता है। इफ अनदर लिक्विड इज फिल्ड इन, अगर बैरोमीटर के अंदर कोई और लिक्विड भरा होता तो क्या होता? मरकरी के अंदर, मरकरी की जगह अगर बैरोमीटर के अंदर कोई और लिक्विड भरा होता तो क्या होता? लिक्विड चाहे कोई सा भी होता, चाहे वो मरकरी है तो भी और चाहे वो कोई और है तो भी, प्रेशर तो बी पे सेम नापता, बी पर तो सेम प्रेशर नापता ना। तो बी पर प्रेशर वो लिक्विड जो नापता और बी पर प्रेशर जो मरकरी ने नापा वो सेम है। बी पर प्रेशर जो लिक्विड नापता और बी पर प्रेशर जो मरकरी ने नापा वो सेम है। क्या बोलते हो, हाँ कि ना? हाँ बोलते हो ना? तो इसका मतलब लिक्विड HL रो Hg G HHg, रो Hg G HHg, सही है। G से G कट गया। इस लिक्विड के हाइट के कॉलम, इस लिक्विड के कॉलम की हाइट, इस लिक्विड के कॉलम की हाइट इस फॉर्मूले से दी जाएगी, इस फॉर्मूले से दी जाएगी, रो Hg इंटू HHg अपॉन रो L। रो Hg हम जानते हैं 13.6 ग्राम पर ml होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये 76 सेंटीमीटर है, और ये 76 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लिक्विड की डेंसिटी यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे तो आपको कोई दूसरा कॉलम रखने पर हाइट मिल जाएगी। दूसरा कॉलम रखने पर क्या मिल जाएगी? हाइट मिल जाएगी। कि अगर मरकरी की जगह कोई और लिक्विड भरा होता, मरकरी की जगह कोई और लिक्विड भरा होता तो कॉलम की हाइट कितनी होती? मरकरी की जगह अगर कोई और लिक्विड बैरोमीटर में भरेला होता तो कॉलम की हाइट कितनी होती? यह पिक्चर इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी। यह पिक्चर इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। यह पिक्चर आपकी इस वाले फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो यह कहानी हम लोगों ने देख ली मरकरी की, यह कहानी हम लोगों ने देख ली मरकरी की। ये हम कहां तक पहुंच गए भाई साहब? ये हम कहां तक पहुंच गए भाई साहब? ये हम बैरोमीटर तक पहुंच गए। बैरोमीटर की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। बैरोमीटर की कहानी हम लोगों ने क्या कर ली? कंप्लीट
कर ली, ठीक है। अब ध्यान दो, 2-3 क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। पहला एट what the temperature at which degree Celsius and degree Fahrenheit scales have equal value is A 20 डिग्री सेल्सियस, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा है 20 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, ये पूछ रहा है वो हमसे, है ना। ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है वो हमसे। सॉल्यूशन कर लें इसका भाई साहब। हमें पता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और मुझे पता है डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट लाना है, कौन से टेम्परेचर के लिए होगा ये पूछा है। आंसर मुझसे डिग्री सेंटीग्रेड में मांग रहा है, तो मैं फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड से रिप्लेस कर दूंगा। यहां लिख दूंगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 32, यह आ जाएगा -4/5, यह आएगा 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 9 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, तुम फिर गड़बड़ करोगे, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, तुम फिर गड़बड़ करोगे, मुझे पता है गड़बड़ करोगे तुम फिर उसको लिटरल ले लोगे। इसको ऐसे लो, 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 3 फ़ारेनहाइट की जगह 3 सेंटीग्रेड पुट कर दो, 9/5 3 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब जो भी टी का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस सिंपली, ठीक है ना। तो t माइनस 9t/5 बराबर 32, 5t माइनस 9t बराबर 32 इंटू 5, -4t बराबर -4t बराबर 160, t बराबर -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जहां पर केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, सेम आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और। 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस A and B are filled in. 2 non-reacting gases A and B are filled in a container of capacity 10 liter. After some time, the volume of gases will be five liter, 6 liter, 4 liter, 10 लीटर, 10 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है और 10 लीटर के अंदर आपने 2 गैसेस ए और बी भर दी। अब ए और बी दोनों इस कंटेनर में चली गई। पीले वाले मॉलिक्यूल ए के हैं, ठीक है ना, और पर्पल वाले मॉलिक्यूल बी के हैं। दोनों का फाइनल वॉल्यूम पूछा है। भाई गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस एंड
टू मेक अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कब बनेगा? जब ए बी से ऐसे घुल मिल जाए कि हर जगह ए और बी साथ साथ मौजूद हो, तभी तो होमोजेनस बनेगा। होमोजेनस का मतलब जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द वेसल, और ऐसा केवल तभी हो पाएगा जब ए और बी हर जगह मौजूद हो साथ साथ। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा कोना मिल गया जहां पर ए और बी नहीं है, या बी है और ए नहीं है, तो उस कोने पर क्या हो जाएगा? मिक्सचर हेट्रोजिनस हो जाएगा और गैस की प्रॉपर्टी डिफाई हो जाएगी। हाँ या ना? दैट मीन्स बच्चों, क्या बच्चों? दैट मीन्स बच्चों, ये भी पूरा वॉल्यूम घेरेगी और ये भी पूरा वॉल्यूम घेरेगी, दोनों पूरे पूरे बर्तन में फैली हुई होंगी। अभी इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सांस लेना, ब्रीदिंग, है ना। नेक्स्ट, what is the pressure in ATM? What is the pressure in ATM of 120 centimeter long मरकरी कॉलम? 120 सेंटीमीटर लंबे या 120 सेंटीमीटर ऊंचे मरकरी कॉलम, 120 सेंटीमीटर लंबे या 120 सेंटीमीटर ऊंचे मरकरी कॉलम का प्रेशर कितना होगा, यह पूछा है। मरकरी कॉलम का प्रेशर कितना होगा यह पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग? अभी क्या बताया था मैंने? प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक बराबर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अपॉन डेंसिटी ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ Hg नहीं, 76 120 अपॉन 76, 60/38, एक बार 2 से और कटेगा ये, 30/19, 30/19, 30/19 ATM, 30/19 ATM, ठीक है ना, 30/19 ATM। नेक्स्ट, what will be the height of liquid column if barometer is filled with water, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ग्राम पर ml, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो, इज लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी अगर बैरोमीटर को हम पानी से भर दें रादर देन पारे के? पारा ना भरें, पानी से भर दें, तो वाटर की हाइट क्या होगी? 13.6 70 अपॉन वाटर की डेंसिटी, है ना, वाटर की डेंसिटी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि 1 होती है। ये हाइट आ गई निकल के। इसे मीटर में इसे सॉल्व करोगे और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आएगा 10.5 मीटर। 10.5 मीटर समझते हो क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी जिसकी हाइट 5 मीटर 5 फुट 10 इंच है, जैसे मैं हूं, मेरी पैंट 2 मीटर कपड़े में सिल जाती है, तो 2 मीटर मतलब मेरे पैंट की हाइट, मेरे कमर तक की हाइट, है ना। ऐसे 5 हाइट लगा लो, इतना ऊंचा कॉलम बनाना पड़ेगा, तब जाके बैरोमीटर बनेगा। अब इतना ऊंचे कॉलम वाला बैरोमीटर बनाओगे कैसे?
और रखोगे कहां? इसलिए बैरोमीटर में मरकरी भरते हैं, क्योंकि जो काम मरकरी 76 सेंटीमीटर में कर देगा, वो काम करने के लिए आपको पानी कितना भरना पड़ेगा? पानी आपको भरना पड़ेगा 10.5 मीटर, तब जाके वही काम हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हां, ठीक है ना, समझ गए? जैसे हम लोगों ने अभी बैरोमीटर देखा, जैसे हम लोगों ने अभी क्या देखा, बैरोमीटर देखा, वैसे ही थोड़ा सा मैनोमीटर भी देख लेते हैं। मैनोमीटर भी प्रेशर को नापने का तरीका होता है, प्रेशर को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैनोमीटर होते हैं दो तरह के, मैनोमीटर होते हैं दो तरह के। कौन कौन से तरह के होते हैं वो मैं आपको भी बताता हूं। ऐसे मैनोमीटर होते हैं भैया दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं मैनोमीटर? सही कर लूं ना डायग्राम, फिर बताता हूं। हट, मैनोमीटर होते हैं दो तरह के। जो लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है उसका नाम होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्योंकि उसका जो वर्टिकल एंड है उसको हमने बंद कर रखा है। देखिए पीले रंग की लाइन से बंद है वो। और जो राइट हैंड साइड में बना हुआ है ये, इसका नाम होता है ओपन एंड मैनोमीटर। क्या नाम होता है इसका? ओपन एंड मैनोमीटर, ठीक है ना। इसका नाम होता है ओपन एंड मैनोमीटर, क्योंकि इसकी जो मुंडी है ये खुली हुई है। अब इसका फंडा क्या होता है, काम कैसे करता है, जल्दी से देख लेते हैं। ये भी पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है। जल्दी से देख लेते हैं, ये भी पास्कल्स लॉ पे काम करता है। इसमें क्या फंडा रहता है? इसके अंदर फंडा रहता है बेटा, यहां भरी हुई है गैस, ठीक है, यहां भरी हुई है गैस, जिस गैस का प्रेशर आपको नापना है, ठीक है, ये गैस है। यहां लगा होता है नोजल, यहां गैस भरी है, यहां लगा होता है नोजल, ठीक है। इधर क्या होता है? इधर इस लिम्ब में भरा होता है मरकरी। शुरुआत में मरकरी की जो हाइट होती है वो दोनों लिम्स में सेम होती है। ड्यू टू ग्रेविटी मरकरी बिल्कुल बैलेंस रहता है दोनों में। इधर ऊपर वैक्यूम है, ठीक है ना। सेम पिक्चर यहां भी होती है, इसमें गैस भरी है, यहां लगेला है नोजल, यहां नोजल लगेला है, इधर मरकरी भरेला है। शुरुआत में हाइट बराबर होती है, ठीक है। अब जैसे ही तुम नोजल खोलोगे, तो नोजल के खोलते ही क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल कूद के यहां आ जाएंगे,
गैस के मॉलिक्यूल कूदेंगे और कूद के यहां आ जाएंगे। अब ये जब गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो अपने लिए जगह बनाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये मरकरी पर भी प्रेशर लगाएंगे, मरकरी को दबाने की कोशिश करेंगे, तो मरकरी दबेगा तो है नहीं। मरकरी क्या होगा, क्योंकि लिक्विड है तो मरकरी दबेगा तो है नहीं। मरकरी क्या होगा, जितना ये दबा देंगे इसे, सपोज यहां तक दबा दिया, उतना मरकरी इधर ऊपर चढ़ जाएगा, इधर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल स्टेट में तुम्हें मान लो इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पर तुम्हें प्रेशर निकालना है, ए पे तुम्हें ए पर प्रेशर निकालना है, ठीक है। ये एच हाइट का कॉलम है, ये एच हाइट का कॉलम है और ये मरकरी भरा हुआ है ना। ये एच हाइट का कॉलम है और ये क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। और आपको याद होगा हम प्रेशर को मरकरी की हाइट में भी नाप लेते हैं, 76 सेंटीमीटर एचजी भी एक तरह से प्रेशर की यूनिट है, होती है ना प्रेशर की यूनिट। तो यहां पर देखो पीए बराबर क्या होगा, पीबी, जो प्रेशर बी पे होगा वही प्रेशर ए पे होगा बाई पास्कल्स लॉ, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, हाँ या ना। और पीबी कितना होगा, पीबी होगा एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो इससे तुम्हें देखो प्रेशर मिल गया। मरकरी कॉलम की हाइट तुम यहां से नाप लोगे, मरकरी कॉलम की हाइट तुम यहां से नाप लोगे, और मरकरी कॉलम की हाइट जैसे ही तुम यहां से नापोगे तो मरकरी कॉलम की हाइट को तुम सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो मरकरी कॉलम की हाइट से तुम्हें क्या मिल गया, पीए। और पीए क्या है, पीए बेसिकली है क्या, पीए गैस का प्रेशर है, क्योंकि ए पॉइंट पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा, ए पॉइंट पर प्रेशर गैस लगा रही होगी। ए पॉइंट पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा, ए पॉइंट पर प्रेशर लगा रही होगी गैस। तो अल्टीमेटली पी गैस बराबर क्या हो गया, पी गैस बराबर पीए, पीए बराबर पीबी, और ये क्या हो गया, एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सत्यानाश हो जाए इसका, कॉलम क्लोज एंड। सेम पिक्चर यहां बनेगी, जैसे ही तुम नोजल को घुमाओगे तो नोजल को घुमाते ही गैस क्या होगी, गैस बाहर दौड़ जाएगी, और गैस बाहर दौड़ के क्या करने की कोशिश करेगी, मरकरी को दबाने की कोशिश करेगी। मरकरी दबेगा तो है नहीं, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड है। तो मरकरी क्या करेगा, जहां तक गैस इस पर प्रेशर लगाएगी मरकरी उतना ही इधर वाले लिंब में चढ़ जाएगा। तो मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, सही है। ये हाइट एच है, ये कॉलम की हाइट कितनी है, ढंग से बन जाए यार, हद है यार। ये कॉलम की हाइट कितनी है, ये एच है, हाँ या ना। तो पी गैस कितना होगा, पीए के बराबर, पीए किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर। बी पर प्रेशर कौन कौन लगा रहा है, एक तो एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लगा रहा है, प्लस खुला है तो एटमॉस्फेयर भी तो लगा रहा है, खुला है तो एटमॉस्फेयर भी तो लगा रहा है, प्लस पी एटमॉस्फेयर, सही है। पी एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 1 atm, और 1 atm को क्या कहते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो इसमें बस एच में 76 और जुड़ जाएगा, एच में 76 और जुड़ जाएगा, किसका, एटमॉस्फेरिक का। क्लियर है मेरी बात। आज के लेक्चर को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात बस बताता हूं तुम्हें, फिर हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। वो क्या है, वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। क्योंकि हमने बार बार प्रेशर के मेजरमेंट के लिए पास्कल्स लॉ का सहारा लिया है,
इसलिए एसआई ने पास्कल को इज्जत देते हुए एसआई यूनिट बनाई है इसकी पास्कल। लेकिन हम भाई साहब पास्कल यूज करते नहीं है, हम यूज करते हैं कुछ और कॉमन यूनिट्स, जैसे कि एटमॉस्फेरिक, जैसे कि बार, जैसे कि टॉर, जैसे कि एमएमएचजी और जैसे कि सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये हम लोग यूज करते हैं। दीज आर द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड बाय अस। क्या रिलेशन होता है? एक रिलेशन तो ये होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी को 1 एटमॉस्फेरिक कहते हैं। इसको हमने एटमॉस्फेरिक की जगह लिख दिया 760 mmHg, और 760 mmHg को क्या कहते हैं हम? 760 टॉर भी कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू दिस। एक रिलेशन तो ये होता है, ठीक है। पास्कल और एटमॉस्फेरिक में रिलेशन क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 बार, लगभग बराबर ही है, बहुत हल्का सा अंतर है। इसको ऐसे बोलते हैं 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेरिक। एक रिलेशन ये होता है, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसको एग्जैक्टली अगर खोल दूं तो 101 325 पास्कल होता है। ये 3 रिलेशन होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक से निकलते हैं। ये 3 रिलेशन होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक से निकलते हैं। सबसे कॉमन रिलेशन जो होता है वो होता है ये वाला। ये इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसका यूज बहुत कम है, इसका यूज हमारे यहां नहीं है, फिजिक्स में ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो प्रेशर लेके चलेंगे वो एटमॉस्फेरिक में लेके चलेंगे, और हम लोगों ने एमएमएचजी से अभी बदलना सीख लिया है प्रेशर को, जो आगे हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? आज के लेक्चर में इसी के साथ हम लोगों ने गैस के बारे में डिस्कशन कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द गैस किया, वेरिएबल्स ऑफ द गैस का डिस्कशन किया। कल से हम शुरू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज। क्या शुरू करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अभी पैरामीटर पे करेंगे और फिर शुरू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज। ओके, सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बाबू भैया के साथ फिर से। तब तक के लिए चलते हैं, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, खाने में रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा सलाद रखना। बाय बाय।